नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास में हमने अब तक देखा कि रावल रतन सिंह पे आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी उस पे चित्तौड़ के दुर्ग पे अधिकार कर लेता है। उसके बाद में वो खिज्र खां को दुर्ग सौंप देता है, खिज्र खां किलेदार बनता है। खिज्र खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा जाता है। उसके बाद में दोस्तों मूछाला मालदेव को ये मिलता है, किलेदार बनता है चित्तौड़ के किले का। बाद में बनवीर सोनगरा दोस्तों किलेदार बनता है। और दोस्तों बनवीर सोनगरा से सिसोदा गांव के हमीर ये दुर्ग छीन लेते हैं और वहाँ चित्तौड़ में राणा शाखा की स्थापना करते हैं। दोस्तों, हमीर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको जो रानी पद्मिनी के बारे में जो कथा मिलती है उसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, पद्मावत नामक ग्रंथ है। पद्मावत, ये पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा दोस्तों? ये लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी, ये ग्रंथ दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। और ये ग्रंथ लिखा कब गया दोस्तों? 1540 में। मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों शेरशाह सूरी के समकालीन है। और शेरशाह सूरी का कार्यकाल रहता है वो दोस्तों 1540 से शुरू होता है। शेरशाह सूरी के समकालीन। तो दोस्तों ये ग्रंथ किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसके अलावा दोस्तों अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतू, उसमें भी दोस्तों रतन सिंह का वर्णन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान के इतिहासकार हैं, राजस्थान के एकमात्र इतिहासकार है दशरथ लाल शर्मा। वो दोस्तों पद्मिनी की कथा को ऐतिहासिकता मानते हैं। बाकी दोस्तों अन्य इतिहासकार नहीं मानते। कर्नल टोड भी पद्मिनी की ऐतिहासिकता बताते हैं दोस्तों। तो ये रहा पद्मिनी की ऐतिहासिकता से संबंधित दोस्तों। अब शुरू कर रहे हैं हम दोस्तों, वो है मेवाड़ के अगले शासक राणा हमीर। राणा हमीर, दोस्तों हमीर का कार्यकाल कब से मिलता है? तो दोस्तों 1303 में चित्तौड़ के दुर्ग का पतन हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों प्रयासरत रहते हैं हमीर, जो सिसोदा गांव से हैं। और दोस्तों 1526 में, नहीं दोस्तों 1326 में दोस्तों जाकर इन्हें वापस चित्तौड़ का दुर्ग प्राप्त होता है। और ये 1326 से 1364 तक दोस्तों शासक रहते हैं। दोस्तों ये है कहाँ से? तो इनका जो गांव है वो है सिसोदा, सिसोदा गांव है। और इनके जो पिता का नाम मिलता है दोस्तों, वो पिता का नाम मिलता है अरी सिंह। तो अरी सिंह के पुत्र हैं दोस्तों अमीर। और दोस्तों उन्हीं के प्रयासों से दोस्तों बाद में चित्तौड़ में राणा शाखा की स्थापना होती है। अब दोस्तों ये क्या करते हैं कि रावल शाखा, रावल उपाधि है उसका त्याग कर देते हैं। रावल उपाधि का त्याग। और दोस्तों कौन सी उपाधि लगाते हैं? राणा, राणा उपाधि। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमीर के बारे में। अब हमीर को क्या क्या और कहा जाता है? तो हमीर को कहा जाता है दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक। दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक कहने में दो व्यक्ति आएंगे कि एक तो दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है राणा हमीर को। जबकि दोस्तों महाराणा प्रताप के समय एक भामाशाह नामक व्यक्ति आएंगे जो महाराणा प्रताप की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाने पर उनको पैसे देंगे। तो दोस्तों उनको भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। दोस्तों आगे चल के मेवाड़ में एक शासक हो गए राणा कुंभा। और राणा कुंभा ने दोस्तों विजय स्तंभ बनवाया था। और विजय स्तंभ पर जो प्रशस्ति लगी हुई है उसमें दोस्तों राणा कुंभा ने राणा हमीर को क्या कहा है? राणा हमीर के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वो है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। और दोस्तों एक इनको जो राणा कुंभा राणा हमीर को कहते हैं वो कहते हैं वीर राजा। तो ये दो उपाधियां कहाँ मिलती है दोस्तों? ये मिलती है विजय स्तंभ प्रशस्ति में। विजय स्तंभ प्रशस्ति में। और विजय स्तंभ किसने बनवाया था दोस्तों? तो वो बनवाया था राणा कुंभा ने। उस प्रशस्ति में इनको विषम घाटी पंचानन यानी दोस्तों विषम परिस्थितियों में जो उभर कर आए सामने वो आए थे राणा हमीर। और दोस्तों मेवाड़ को वापस सुदृढ़ किया हमीर ने। और दोस्तों हमीर के बारे में एक मिलता है कि इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्तों आक्रमण को विफल किया था। इनके आक्रमण को क्या किया दोस्तों? विफल। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ के शासक है? तो ये दिल्ली के शासक है दोस्तों। दिल्ली में जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल दोस्तों 5 वंशों में है। सल्तनत काल ये दोस्तों 5 वंशों में है, जिसमें गुलाम हुए, गुलाम के बाद दोस्तों खिलजी हुए, फिर हुए तुगलक हुए, फिर दोस्तों सैयद हुए। और दोस्तों बाद में होते हैं लोधी। जो लोधी अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोधी, जिसको मारकर दोस्तों मुगल आते हैं।
तो सल्तनत काल में ये 5 दोस्तों दिल्ली के ऊपर शासन करने वाले वंश हैं। इनमें से दोस्तों जो तुगलक वंश है उसमें मोहम्मद बिन तुगलक शासक है और वो आक्रमण करता है राणा हमीर पर। तो दोस्तों हमीर द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण को विफल कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ हमीर के बारे में। एक मैं आपको बात बता देता हूँ दोस्तों, जो रावल शाखा है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये दोस्तों सेम सिंह, ये सेम सिंह ने दोस्तों रावल शाखा की स्थापना की थी। रावल जो उपाधि लगाने शुरू करते सेम सिंह से लेके स्टार्ट हुई दोस्तों ये, और दोस्तों रतन सिंह तक ये शाखा रहती है। बाद में दोस्तों जो राणा शाखा आती है वो राणा शाखा दोस्तों हमीर से प्रारंभ होती है, और हमीर से दोस्तों लेकर ये अंतिम जो शासक रहते हैं मेवाड़ के, वो है भूपाल सिंह। इन भूपाल सिंह तक दोस्तों ये राणा शाखा चलेगी। तो ये हुआ दोस्तों हमीर के बारे में। अब दोस्तों जो हम अगले शासक पढ़ेंगे वो हमीर के पुत्र हैं, और वो हैं दोस्तों क्षेत्र सिंह। अब दोस्तों क्षेत्र सिंह के बारे में पढ़ना शुरू कर दें कि क्षेत्र सिंह का क्या योगदान रहता है। इन्होंने दोस्तों अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो अजमेर में इन्होंने अजमेर तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। जहाजपुर हो गया, जो मांडल हो गया, भीलवाड़ा में 56 के मैदानों तक इन्होंने अधिकार किया था। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह दोस्तों अलग है, जबकि हमने सेम सिंह पढ़ा था वो दोस्तों अलग है। क्षेत्र सिंह का पढ़ते हैं दोस्तों। क्षेत्र सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहता है। क्षेत्र सिंह ने दोस्तों शासन शुरू किया 1364 से लेके, और बाद में इन्होंने 1382 तक शासन किया। और दोस्तों ये हमीर के पुत्र हैं। अब इनके लिए जो सबसे पहले देखते हैं वो देखते हैं कि इनके काल में दोस्तों मालवा मेवाड़ संघर्ष प्रारंभ हुआ। मालवा और मेवाड़ संघर्ष प्रारंभ हुआ क्या दोस्तों कि क्षेत्र सिंह ने जो मालवा का सूबेदार है उसका नाम मिलता है दोस्तों दिलावर खां। उस दिलावर खां को मार दिया। अब दिलावर खां को मार दिया तो इस समय से मालवा मेवाड़ संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा, जो बाद में दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। सांगा जो महमूद खिलजी द्वितीय के काल में समकालीन रहते हैं, उधर दोस्तों कुंभा जो महमूद खिलजी प्रथम के काल के समकालीन रहते हैं, तो उनमें भी दोस्तों संघर्ष होता है। एक सारंगपुर का युद्ध भी पढ़ेंगे हम दोस्तों। तो क्षेत्र सिंह के काल में ये मालवा मेवाड़ संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। दूसरा इनके काल में मिलता है कि इन्होंने जहां तक राज किया, इन्होंने अजमेर के पास को जीता, अजमेर के आसपास के क्षेत्र को जीता। इसके अलावा मांडल जो भीलवाड़ा में पड़ता है वहां जीता। इसके अलावा दोस्तों जहाजपुर का परगना भी इन्होंने जीत लिया था। तो ये दोस्तों क्षेत्र सिंह के बारे में मिलता है कि इन्होंने कौन कौन से क्षेत्र जीते। अब दोस्तों इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात मिलती है कि इनकी दोस्तों एक दासी रहती है, दासी खातिन दासी रहती है दोस्तों एक। उस दासी से दोस्तों इनके 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनका एक का नाम है चाचा और एक का नाम है मेरा। और दोस्तों ये दोनों 2 व्यक्ति और हैं महपा पवार और दोस्तों एक है एक्का। इन दोनों के साथ मिलकर दोस्तों जो राणा लाखा, इनके बाद में शासक बनेंगे राणा लाखा, उनका पुत्र है राणा मोकल। उस राणा मोकल की हत्या करेंगे। ये चारों दोस्तों मोकल की हत्या करेंगे। और क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि ये राजा बनना चाहते हैं, जबकि बाद में लाखा बन जाते हैं और लाखा के बाद में मोकल शासक बनते हैं। तो मोकल की हत्या करेंगे दोस्तों ये चारों मिलके। वो दोस्तों हम जब मोकल पढ़ेंगे तब देख लेंगे कि किस प्रकार इन्होंने उनकी हत्या की। अब दोस्तों क्षेत्र सिंह का इतिहास खत्म हुआ। अब पढ़ते हैं दोस्तों लाखा के बारे में। राणा लाखा या इन्हीं का नाम मिलता है लक्ष्य सिंह। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। अब दोस्तों इनके काल में जो घटनाएं मिलती है मेवाड़ में, वो 4-5 घटनाएं दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों इनका विवाह जो हंसाबाई से होता है, जो मारवाड़ की राजकुमारी है, वो भी दोस्तों पढ़ेंगे हम। तो इनका जो कार्यकाल रहता है 1382 से 1421 तक। अब दोस्तों शुरू करते हैं राणा लाखा के काल में क्या क्या हुआ। सबसे पहला इनका काल में दोस्तों खोजा गया वो जावर की खाने, यानी जावर की खानों की खोज किनके काल में हुई? वो दोस्तों राणा लाखा की में। अब जावर की खाने में क्या हो गया कि जावर की खाने में दोस्तों जस्ता और शीशा निकलता है। और दोस्तों इनके साथ में चांदी भी निकलती है। इन दोनों खनिजों के साथ जहां भी ये मिलते हैं दोस्तों, उनके साथ चांदी भी निकलती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जब तीनों खनिज निकले, तो उससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति दोस्तों सुदृढ़ हो गई। तो मेवाड़ की जो इकोनॉमिक थी, वो इकोनॉमिक व्यवस्था थी, वो अच्छी हो गई इनके काल में। तो राणा लाखा के काल में जावर के खाने, पहला कार्य ये हो गया। दूसरा, इनके काल में दोस्तों पिछोला झील का निर्माण हुआ। अब पिछोला झील का निर्माण इन्होंने नहीं करवाया दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण इनके काल में हुआ है। और इनका निर्माण कौन करवाते हैं दोस्तों? एक तो बिच्छू मार और एक रहता है दोस्तों चिड़िया मार। ये दोस्तों 2 बढ़िया बंजारे रहते हैं। ये दोनों बंजारे मिलकर दोस्तों अपनी बेलों की याद में दोस्तों इस झील का निर्माण करते हैं, बेलों की याद में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी किसके काल में हुआ है? राणा लाखा के काल में। अब पिछोला झील,
अब पिछोला झील के पास में दोस्तों एक नटनी का चबूतरा है, तो वो भी पढ़ते हैं। नटनी का चबूतरा, इसकी क्या दोस्तों कहानी मिलती है? दोस्तों इसकी कहानी मिलती है कि राणा लाखा के काल में एक नटनी थी, वो रस्सी पे चलने में पारंगत थी। तो दोस्तों राणा लाखा से एक बार उसकी मुलाकात होती है, तो राणा लाखा कहते हैं अगर तू पिछोला झील को रस्सी से पार कर लेगी तो मैं तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो नटनी दोस्तों इसके लिए राजी हो जाती है, और जैसे ही दोस्तों वो पार करने लगती है तो स्थिति यहाँ तक आती है कि वो आधी रस्सी पार कर लेती है। उसके बाद में राणा लाखा को अपना आधा साम्राज्य खोने का डर लगने लगता है। तो राणा लाखा क्या करते हैं, राणा लाखा के सरदार क्या करते हैं दोस्तों, उस रस्सी को एक तरफ से काट देते हैं और नटनी दोस्तों पिछोला झील में गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो नटनी का चबूतरा कहाँ है? वो दोस्तों पिछोला झील के किनारे है। ठीक है दोस्तों, अब हुआ नटनी का चबूतरा। अब इसके बाद में एक मिलती है दोस्तों नकली तारागढ़, नकली तारागढ़ की फतेह। तारागढ़ की फतेह हुआ क्या दोस्तों कि नकली तारागढ़ क्या है, ये तारागढ़ है कौन सा? तारागढ़ दोस्तों दो है, एक बूंदी में है और दोस्तों एक अपने अजमेर में। जो अजमेर का जो तारागढ़ है दोस्तों वो अलग है, ये तारागढ़ है वो बूंदी वाला है। हुआ क्या दोस्तों कि राणा लाखा ने जो बूंदी का तारागढ़ था उसको जीतने की जिद की, परंतु उसको जीत नहीं पाए। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ को जीत नहीं लेता तब तक मैं खाना और पानी का सेवन नहीं करूंगा। अब दोस्तों इस प्रकार की शपथ ले लेते हैं राजा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसको तो जीत नहीं पाए, तो इनके सरदारों ने एक योजना बनाई कि हम नकली तारागढ़ बनाते हैं, उसके बाद में उसको जितवा देंगे। परंतु हुआ क्या दोस्तों, राणा लाखा क्या ही एक सामंत है दोस्तों जिसका नाम मिलता है कुंभा, कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा दोस्तों इस हेतु नाराज हो जाता है कि तुम अगर असली तारागढ़ को नहीं जीत पाए तो तुम हमारा अपमान कर रहे हो नकली तारागढ़ को बनाकर। और हाडा दोस्तों बूंदी के चौहान थे, तो ये इनके खिलाफ हो जाते हैं और दोस्तों इस नकली तारागढ़ के लड़ते हुए कुंभा मारे जाते हैं। अब दोस्तों राणा लाखा के काल में जो तारागढ़ की घटना मिली वो हमने देखी, जावर की खान देख ली, पिछोला झील का निर्माण देख लिया और नटनी का चबूतरा। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इनके काल में घटना मिलती है वो मिलती है राणा लाखा का हंसाबाई से विवाह। हंसाबाई कौन है? वो मारवाड़ की राजकुमारी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हंसाबाई के साथ प्रेम प्रसंग का जो कार्य होता है, जो रणमल के द्वारा शुरू किया जाता है। रणमल कौन है तो उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। इस समय जो मारवाड़ का शासक है वो मारवाड़ का शासक है राणा चुंडा, राव चुंडा। राणा चुंडा नहीं दोस्तों, राव चुंडा। राव चुंडा क्या है दोस्तों? मारवाड़ का शासक। अब हुआ क्या दोस्तों, राव चुंडा के पुत्र हैं, दो पुत्र हैं एक पुत्री है। दो पुत्र है, एक तो है कान्हा, एक है दोस्तों रणमल, और पुत्री है वो है हंसाबाई। तो दोस्तों हुआ क्या, ये कान्हा है दोस्तों, ये बाद में मारवाड़ के शासक बनेंगे। रणमल भी दोस्तों बाद में मारवाड़ के शासक बनेंगे। परंतु हंसाबाई का जो रिश्ता लेके आते हैं रणमल, वो लेके आते हैं मेवाड़ में। और मेवाड़ में वो जिसके लिए रिश्ता लेके आते हैं वो है राणा चुंडा। दोस्तों यहाँ राव चुंडा है, यहाँ राणा चुंडा है, यानी हंसाबाई का पिता है वो राव चुंडा और जिसके लिए इनका रिश्ता आता है वो है राणा चुंडा। और ये राणा चुंडा किन कौन है? तो ये है दोस्तों बेटा है किनका? लाखा का। लाखा का बेटा है राणा चुंडा। अब हुआ क्या दोस्तों, रणमल आते हैं अपनी बहन हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव लेकर मेवाड़। मेवाड़ आते हैं वो राणा चुंडा के लिए। परंतु दोस्तों मेवाड़ में कुछ इस प्रकार की रीत रहती है कि जिसके हाथ में नारियल पकड़ा दिया जाता है उसी से विवाह तय हो जाता है। तो दोस्तों दरबार लगा हुआ रहता है और दरबार में लाखा जी बैठे रहते हैं। रणमल को पता नहीं रहता कि ये राणा चुंडा है या राणा लाखा है। तो रणमल ले जाके राणा लाखा को नारियल देते हैं। तो राणा लाखा कहते हैं कि इस बुढ़ापे में हमसे मजाक कौन कर रहा है, कि हमसे शादी का प्रस्ताव कौन लेके आया है? तो रणमल कहते हैं कि मैं आपके लिए शादी का प्रस्ताव नहीं लेके आया हूँ, मैं आपके पुत्र राणा चुंडा के लिए शादी का प्रस्ताव लेके आता हूँ। तब तक उसको रणमल को पता पड़ जाता है कि ये राणा लाखा है। अब हुआ क्या दोस्तों कि मेवाड़ के सरदार कहते हैं कि जिसके हाथ में नारियल दिया जाता है उसी से विवाह होना तय है। तो दोस्तों अब रणमल ने राणा लाखा को नारियल दे दिया, अब विवाह होगा तो हंसाबाई से। अब हुआ क्या कि रणमल ने एक शर्त रख दी, वो शर्त ये रख दी कि विवाह तो हंसाबाई का राखा लाखा से हो जाएगा, परंतु दोस्तों हंसाबाई का विवाह लाखा से हुआ और इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो दोस्तों ये ऐसी शर्त रखी गई और इनसे बाद में कौन पुत्र उत्पन्न हुआ? वो हुआ मोकल। तो दोस्तों सशर्त विवाह हुआ राणा लाखा का हंसाबाई से, और पुत्र कौन उत्पन्न हुआ? वो हुआ मोकल। अब दोस्तों मोकल पुत्र उत्पन्न हो गया। अब क्या हुआ दोस्तों
कि राणा मोकल अगला शासक बनेगा। तो राणा चुंडा जो लाखा के बड़े पुत्र हैं, उनका क्या हुआ? इन्होंने दोस्तों अपने भाई के लिए अपने राज्य का त्याग कर दिया, इसलिए इनको कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म। और इन्हीं के लिए एक प्रयुक्त होता है कि मेवाड़ का राम। राम ने भी दोस्तों अपने भाई के लिए अपने राज्य का त्याग किया था। तो इनका इनका त्याग करते हैं तो इनको कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म और मेवाड़ का राम। तो राणा चुंडा अपने राज्य का त्याग कर देते हैं, और जो अगला शासक बनेगा वो राणा मोकल बनेगा। अब दोस्तों मोकल को हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले दोस्तों जो राणा लाखा के दरबारी कवि रहते हैं, दरबारी रहते हैं, दो विद्वान, दरबारी विद्वान, उनको पढ़ते हैं। तो उनमें दोस्तों दो दो का नाम मिलता है। एक तो मिलता है जोटिंग भट्ट, और एक मिलता है दोस्तों धनेश्वर भट्ट। तो एक तो कौन है? जोटिंग भट्ट, जोटिंग भट्ट, और एक क्या है दोस्तों? धनेश्वर भट्ट, धनेश्वर भट्ट। ये दो विद्वान किसके किसके समय में है दोस्तों? राणा लाखा के समय में। अब दोस्तों राणा चुंडा ने अपने राज्य का त्याग कर दिया अपने भाई के लिए, परंतु राणा चुंडा अभी दोस्तों मेवाड़ में रहेंगे। अब मोकल के समय कुछ समय तक मेवाड़ में रहेंगे, बाद में दोस्तों हंसाबाई और राणा चुंडा के मध्य विवाद हो जाएंगे और राणा चुंडा छोड़कर मांडू चले जाएंगे। कि दोस्तों हंसाबाई सोचेगी कि ये मोकल को मार देगा। तो राणा लाखा पे इस प्रकार, राणा चुंडा पे दोस्तों इस प्रकार का संदेह किया जाता है हंसाबाई के द्वारा। तो राणा चुंडा अपना मेवाड़ से चले जाते हैं, और मेवाड़ से वो चले कहाँ जाते हैं? वो चले जाते हैं मांडू। ठीक है दोस्तों, मांडू कौन गए हैं? राणा चुंडा। दोस्तों इन राणा चुंडा का ही एक भाई रहता है, उस भाई का नाम है राघव देव। तो वो भी याद रखिएगा कि एक राघव देव है। दोस्तों इस राघव देव की स्टोरी भी अभी हम पढ़ेंगे। तो मैं यही बता देता हूँ कि राणा चुंडा का भाई है राघव देव। तो अब दोस्तों यहाँ तक हुआ राणा लाखा का इतिहास। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है राणा मोकल। और मोकल का जो कार्यकाल मिलता है उसके बारे में देखते हैं। तो राणा मोकल दोस्तों शासक बनते हैं 1421 में, और रहते कब तक है? 1433 तक। इनकी दोस्तों हत्या कर दी जाएगी, और ये हत्या कौन करेंगे? खातिन दासी के चाचा मेरा दो बेटे हैं, ये दोस्तों राजा बनने की चाह में, और मैपा पवार और इक्का, ये दो चारों मिलकर दोस्तों राणा मोकल की हत्या करेंगे। और दोस्तों ये एक अभियान पर रहेंगे जहाँ झीलवाड़ा की नाल में इनकी हत्या कर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों राणा मोकल के बारे में। दोस्तों मोकल की हत्या से पहले इनके जो कार्य मिलते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों इनके जो पहले देख लेते हैं इनके काल में जो विद्वान रहे वो। तो इनके काल में दो विद्वान हैं, योगेश्वर भट्ट, योगेश्वर भट्ट, और दोस्तों एक एक है दोस्तों विष्णु भट्ट। जबकि दोस्तों लाखा के काल में जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। तो एक है विष्णु भट्ट। तो दोस्तों ये दो विद्वान हैं किसके काल में? राणा मोकल के काल में। इसके अलावा दोस्तों इनके काल में शिल्पकार रहते हैं, जिनमें फन्ना, पन्ना और मन्ना, ये तीन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कि फन्ना, एक है दोस्तों मन्ना, और एक है दोस्तों पन्ना। ये तीन दोस्तों इनके काल में क्या रहते हैं? शिल्पकार। अब दोस्तों इनका जो कार्य मिलता है वो देख लेते हैं। तो राणा मोकल का सबसे कार्य मिलता है, वो मिलता है कि इन्होंने जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसके अंदर दोस्तों त्रिभुवन नारायण मंदिर है, जो हमने देखा था भोज परमार ने बनवाया था। उस त्रिभुवन नारायण मंदिर को क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको दोस्तों पुनर्निर्माण करवाते हैं, और पुनर्निर्माण करवाकर उसका नाम क्या रख देते हैं? मोकल मंदिर। मोकल मंदिर का निर्माण। और ये है कौन सा दोस्तों? तिरुभुवन नारायण मंदिर ही क्या है दोस्तों? मोकल मंदिर। तो यह हुआ दोस्तों इनका पहला कार्य, कि तिरुभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अब इसके अलावा इनका इनका क्या मिलता है कि दोस्तों इनका जो, अब हमने देखा था कि इनकी हत्या की जाएगी, उससे पहले दोस्तों इनका विवाह होता है सौभाग्य देवी से, और सौभाग्य देवी से ही इनका विवाह होता है, और उन्हीं से दोस्तों पुत्र कौन उत्पन्न होता है? वो होता है कुंभा। तो इनका विवाह किससे होता है? सौभाग्य देवी से, सौभाग्य देवी। ये सौभाग्य देवी से इनका विवाह होता है, और सौभाग्य देवी से ही उत्पन्न कौन होता है? राणा कुंभा, जो शासक बनेंगे अगले वो। और दोस्तों जो जीलवाड़ा की नाल में इनकी हत्या होगी तब कुंभा इनके साथ में ही रहेंगे। तो दोस्तों सौभाग्य देवी से विवाह हुआ, और इनसे पुत्र कौन उत्पन्न हुआ? राणा कुंभा। अब दोस्तों इनका एक योगदान ये मिलता है, एक कार्य ये मिलता है कि नागौर के फिरोज खां को भी इन्होंने हराया था। नागौर का जो फिरोज खां मिलता है उसको भी किसने हराया था? राणा मोकल ने। नागौर के फिरोज खां को हराया। ये किसने हराया था दोस्तों?
मोकल ने। तो ये हो गया दोस्तों इनके बारे में कि मोकल ने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की। एक तो दोस्तों इन्होंने नागौर पे विजय प्राप्त की। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने गुजरात का अभियान किया। उस समय झीलवाड़ा में दोस्तों इनकी हत्या कर दी जाएगी, झीलवाड़ा की नाल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि इनकी हत्या कहाँ होती है और कौन इनकी हत्या करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि झीलवाड़ा की नाल का अभियान और इस समय होता क्या क्या है। तो देखते हैं दोस्तों झीलवाड़ा का अभियान। ये दोस्तों झीलवाड़ा की नाल, झीलवाड़ा की नाल, यहाँ दोस्तों इनकी हत्या होती है। इससे ये गुजरात के अभियान पर रहते हैं, तब इनकी 1433 में हत्या होती है। अब हुआ क्या दोस्तों, ये माना जाता है कि मोकल ने कुछ ऐसा वक्तव्य कहा कि जो एक पक्षी के बारे में जो पेड़ को खोदता रहता है, तो उसके बारे में कुछ उसका नाम लेके ऐसा कहा कि ये पेड़ को काट रहा है, ऐसा कुछ करके कहा। तो वो खातिन वाले जो दो पुत्र थे, उन्होंने ये समझा कि इन्होंने हमारे लिए ये वर्ड यूज़ किया है, ये शब्द हमारे लिए यूज़ किया है। ये खातिन के दो पुत्र हैं, चाचा और मेरा, और इनका ये भी मकसद रहता है कि मोकल को मारकर हम राजा बने। तो चाचा मेरा इनसे पहले ही नफरत करते हैं और बाद में जब ऐसा वक्तव्य हो जाता है तो वो मोकल की हत्या पे उतारू हो जाते हैं और दोस्तों मोकल की हत्या कर दी जाती है। अब मोकल की हत्या कर दी जाती है दोस्तों, तो इस समय दोस्तों इनके साथ कुंभा भी रहता है। परंतु कुंभा दोस्तों वहां से भागकर कहाँ आ जाता है, कुंभा भागकर आता है अपनी दादी के पास, हंसाबाई के पास। हंसाबाई के पास हंसाबाई के पास आ जाता है। और हंसाबाई कहाँ रहती है दोस्तों उस समय, चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ कौन आ जाता है, कुंभा भागकर। और दोस्तों यहाँ हो जाता है कि मोकल की हत्या हो जाती है। अब मोकल के बाद शासक कौन बनेगा, वो बनेंगे महाराणा कुंभा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, अगला शासक है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। अब दोस्तों कुंभा का कार्यकाल है वो है 1433 से लेके 1468 तक। कुंभा को दोस्तों कलम और कटार का धनी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जिस प्रकार कटार यानी तलवार का यूज़ किया, उसी प्रकार दोस्तों इन्होंने स्थापत्य, साहित्य आदि में सब में योगदान दिया। तो उनके दोस्तों हम साहित्यिक योगदान भी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो जो युद्ध किए, जो जो नीतियां अपनाई, उनको भी देखेंगे। इनकी जो जो मारवाड़ के प्रति नीति रहती है वो, कि जोधा से इनकी आवल बावल की संधि किस प्रकार होती है, तो वो भी देखेंगे दोस्तों। तो कुंभा के बारे में शुरू करते हैं। इनकी जो माता का नाम है वो दोस्तों है सौभाग्य देवी, और इनके पिता का नाम क्या है, वो है दोस्तों राणा मोकल। इनका जन्म कहाँ हुआ, पहले देखते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म होता है दोस्तों, वो होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ। अब दोस्तों इनके पिता की हत्या हो जाती है, तो इनकी दादी हंसाबाई, हंसाबाई बुलाती है अपने भाई को। इनका भाई कौन है, रणमल, जो दोस्तों मारवाड़ में अभी मारवाड़ में है अभी। तो दोस्तों उनको बुलाती है मेवाड़ में, और मेवाड़ में इसका क्या बना देती थी दोस्तों, संरक्षक। संरक्षक कौन बनते हैं दोस्तों, रणमल। अब दोस्तों रणमल का हस्तक्षेप बढ़ेगा मेवाड़ में। अब मेवाड़ में वो क्या क्या कार्य करेगा दोस्तों, ये आएगा तो सबसे पहले आते ही ये क्या कार्य करेगा, ये पहले चचा और मेरा को मराएगा। चाचा और मेरा की हत्या, हत्या, ठीक है दोस्तों। अब इसका अन्य कार्य क्या मिलता है कि इसने दोस्तों जो हस्तक्षेप बढ़ते बढ़ते इस प्रकार इतना बढ़ जाएगा कि ये दोस्तों वहां पर राठौड़ सरदार, जो मारवाड़ के राठौड़ सरदार है, उनकी नियुक्ति करेगा। राठौड़ सरदार की नियुक्ति, जो दोस्तों जो पोस्टें दोस्तों जो पद रिजर्व रहते थे मेवाड़ के सरदारों के लिए, मेवाड़ में दोस्तों मेवाड़ के सरदार ही शासन करेंगे। तो जिनके लिए मेवाड़ के पोस्टें रिजर्व रहती थी, वहां पर भी दोस्तों रणमल ने राठौड़ सरदारों को नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों मेवाड़ी सरदार विद्रोह करने लगे। उन्हीं में से दोस्तों एक था राघवदेव, जो दोस्तों भाई किसका है, रावणा चुंडा का, और पुत्र किसका है, राणा लाखा का। तो उस राघवदेव की क्या करवाएगा, ये हत्या। राघवदेव की क्या करवा देगा दोस्तों, हत्या। अब दोस्तों मेवाड़ के सरदार वैसे भी खुश नहीं है, क्योंकि ये राठौड़ सरदारों की नियुक्ति कर रहा है। ऊपर से दोस्तों मेवाड़ के एक राजकुमार को इसने मरवा दिया। तो दोस्तों मेवाड़ के सरदार हो गए क्रुद्ध, बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए दोस्तों। और मेवाड़ के सरदारों ने क्या किया, मेवाड़ के सरदारों ने इनवाइट किया पुनः राणा चुंडा को, कि आपके भैया को इन्होंने मार दिया है, तो आप आओ। और ये कहाँ रहते हैं दोस्तों, मांडू। अब आते हैं दोस्तों कौन, राणा चुंडा। इधर दोस्तों रणमल का क्या मिलता है,
कि रणमल इधर तो शासन कर ही रहा है, अपने सरदारों को नियुक्त कर दिया, उधर दोस्तों रणमल बना हुआ है शासक मारवाड़ में। दोस्तों हमने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि कान्हा के दो पुत्र होते हैं, उनमें से एक पुत्र दोस्तों रणमल को उधर बुलाता है। जब हंसाबाई के साथ ये विवाह करने आते हैं तो यहीं रुक जाते हैं। बाद में रणमल पुनः जाते हैं मारवाड़, और मारवाड़ में जाकर उसके दो पुत्रों में जो उत्तराधिकार होता है उन दोनों को मारकर खुद राजा बन जाएंगे। और बाद में हंसाबाई जब इन्हें मेवाड़ बुला लेगी तब मेवाड़ में भी इनका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। अब इन्होंने राठौड़ों को सरदारों को नियुक्त कर दी, चाचा मेरा की हत्या कर दी। ये कार्य तो इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने जो मोकल के हत्यारे थे उनको खत्म कर दिया। परंतु दोस्तों मैपापार और एका मांडू भाग गए और राघव देव की इन्होंने हत्या कर दी। राघव देव की हत्या करने पर उनके भाई को इनवाइट किसने किया? मेवाड़ी सरदारों ने। और राणा चुंडा मेवाड़ आते हैं, और मेवाड़ आते हैं उन्होंने रणमल की हत्या का प्लान बनाते हैं। अब दोस्तों रणमल की एक दासी मिलती है, वो दासी है बारमली। रणमल की दासी है बारमली। इसका क्या योगदान मिलता है दोस्तों? ये योजना का पार्ट कैसे बनती है कि इन्होंने जो योजना बनाई वो किसके साथ मिलकर बनाई? दासी बारमली की। दोस्तों बारमली रणमल की दासी है, परंतु दोस्तों बारमली जो प्रेम करती है वो राणा कुंभा से करती है। दोस्तों ये कहानी यही मिलती है केवल कि राणा कुंभा से प्रेम करती है बारमली, इतना कोई विशेष मिलता नहीं है कि ये सत्य घटना है, परंतु बारमली राणा कुंभा से प्रेम करती है। तो दोस्तों ये मिल जाती है राणा चुंडा की तरफ। एक तो बारमली हो गई, एक कुंभा हो गया। दोस्तों ये बारमली राणा रणमल को शराब पिलाती है, उसके बाद में उसको पलंग से बांध देती है। और दोस्तों उस रात में दोस्तों राणा चुंडा और मेवाड़ी सरदार मिलकर रणमल की हत्या कर देते हैं। और दोस्तों वहीं से भागकर यहीं यहीं पर रहता है रणमल का पुत्र जोधा, जो भाग कर जाता है दोस्तों मंडोर की ओर। दोस्तों फिर मंडोर में इनका पीछा करते हैं राणा चुंडा, वो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले इनकी हत्या करते हैं रणमल। और दोस्तों जब रणमल की हत्या हो रही थी तब राठौर सरदार जो वहाँ नियुक्त होते हैं वो कहते हैं कि भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मारियो जाए। यानी रणमल की हत्या हो रही थी, जोधा वहां से भाग जा। तो जोधा वहां से भागता है, और भागते हुए दोस्तों भागता है तो राणा चुंडा उसका पीछा करते हैं। और पीछा किसकी सहायता से करते हैं? राणा चुंडा। और दोस्तों इनके साथ में जाता है आहाड़ा हिंगोला। आहाड़ा हिंगोला ये दोस्तों इसका पीछा करते हैं। और दोस्तों ये चले जाते हैं मंडोर, और मंडोर दोस्तों जाकर मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। और आड़ा हिंगोला को क्या कराते हैं? मंडोर का किलेदार। और दोस्तों 15 साल तक बाद में संघर्ष करता है जोधा, और आड़ा हिंगोला से मंडोर छीनता है। फिर दोस्तों ये खूनी संघर्ष चलता रहता है राणा कुंभा और जोधा के बीच में। तो उनके बीच में संधि करवाएगी हंसाबाई, वो पढ़ेंगे हम आगे। पहले दोस्तों मंडोर को छीन लेता कौन है? राणा चुंडा, और आड़ा हिंगोला को वहाँ किलेदार नियुक्त कर देता। अब रणमल का हस्तक्षेप खत्म हो गया मेवाड़ से। अब मेवाड़ में शासन किसका हो गया? महाराणा कुंभा का। उधर दोस्तों जब जोधा भागता है तो मंडोर जब ये छीन लेते हैं राणा चुंडा, तो जोधा बीकानेर में काहूनी गांव है वहां जाकर छिप जाता है। बाद में दोस्तों वो संघर्ष करेगा और आड़ा हिंगोला से मंडोर छीनेगा। तो ये हुआ दोस्तों कि रणमल का जो हस्तक्षेप बढ़ता है मेवाड़ में, और बाद में दोस्तों राणा चुंडा मेवाड़ में पुनः आते हैं और रणमल को खत्म करते हैं। और अब दोस्तों हमारे जो इतिहास में शुरू होते हैं वो होते हैं महाराणा कुंभा। सबसे पहले दोस्तों इनकी उपाधियां हैं उनके बारे में जानेंगे कि इनकी क्या क्या उपाधि मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं महाराणा कुंभा। इनकी दोस्तों पहली उपाधि मिलती है, वो मिलती है राणो रासो। राणो रासो, राणो रासो, ये इनकी पहली उपाधि मिलती है। अब ये राणो रासो क्यों कहा गया उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों इनकी एक उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, भट्टाचार्य। शुरू करते हैं दोस्तों राणो रासो इनके लिए क्यों प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों राणा रासो इनके लिए प्रयुक्त हुआ है कि ये साहित्यकारों के आश्रयदाता हैं। साहित्यकारों के आश्रयदाता होने के कारण इनको क्या कहा गया दोस्तों? राणो रासो, आश्रयदाता। ठीक है दोस्तों। अब इनका नाम अभिनव, इनकी उपाधि अभिनव भट्टाचार्य क्यों पड़ती है? तो इनकी उपाधि अभिनव भट्टाचार्य पड़ती है कि ये संगीत के प्रेमी, यानी संगीत के जो नए गुरु होते हैं तो उनके लिए ये प्रयुक्त होता है। तो इन्हीं के लिए ये हुआ कि संगीत के प्रेमी और संगीत के जो नए गुरु हैं वो अभिनव भट्टाचार्य राणा कुंभा है। ठीक है दोस्तों। अब इनकी जो अन्य उपाधि मिलती है वो मिलती है हाल गुरु। हाल गुरु ये क्यों मिली? इसके अलावा इनकी एक मिलती है छाप गुरु। हाल गुरु क्यों है दोस्तों? हाल गुरु है पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी कहने के पीछे क्या कारण है दोस्तों? दोस्तों एक मेवाड़ का इतिहास पर एक किताब है दोस्तों, वीर विनोद। और वीर विनोद लिखी है दोस्तों श्यामल दास ददवाड़िया ने। उस किताब में दोस्तों ये कहा गया है कि जो मेवाड़ के 84 दुर्ग है उसमें से 32 दुर्ग तो अकेले राणा कुंभा के हैं।
और कुंभा उनके क्या हैं, स्वामी। तो दोस्तों हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों के स्वामी होने का, और छाप गुरु की छापामार युद्ध प्रणाली में पारंगत। छापामार युद्ध में पारंगत कौन है दोस्तों, राणा कुंभा। एक उपाधि इनकी मिलती है दोस्तों, वो मिलती है राजेश्वर, राज राजेश्वर, राज राजेश्वर। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक उपाधि मिलती है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। इनकी एक उपाधि मिलती है दोस्तों हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। तो ये दोस्तों इनकी हुई उपाधियां। इतनी तो दोस्तों इनकी उपाधियां हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनको कलम और कटार का धनी कहा जाता है। तो कलम व कटार का धनी, कटार का धनी। दोस्तों हम जब इनका स्थापत्य का योगदान और साहित्य का योगदान पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि हम इनको कलम के धनी क्यों जाता है, कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कटार यानी तलवार के दम पे इन्होंने क्या क्या किया वो भी जानेंगे। तो महाराणा कुंभा के बारे में आप शुरू करते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों हम जो इनके मारवाड़ में जो चला था उसके बारे में शुरू करते हैं कि मारवाड़ में क्या हुआ। दोस्तों हमने देखा था कि राणा चुंडा आहड़ा हिंगोला के साथ जोधा का पीछा करते हैं, और जोधा का पीछा करते हैं और उनसे मंडोर छीन लेते हैं। तो जोधा दोस्तों भागकर कहाँ जाता है, काहूनी गांव, और काहूनी गांव है दोस्तों बीकानेर में। वहां से दोस्तों ये संघर्ष प्रारंभ करता है, और दोस्तों 15 वर्षों तक संघर्ष तय करता है। और दोस्तों 15 वर्षों के बाद 1453 में ये दोस्तों पुनः मंडोर जीत लेता है। तो 1453 में मंडोर किससे जीता है दोस्तों, आहड़ा हिंगोला से। मंडोर किसने जीता है दोस्तों, जोधा ने। अब दोस्तों क्या हुआ कि दोस्तों इनके बीच में विवाद होते रहे, मारवाड़ मेवाड़ में दोस्तों सैनिक मरते रहे, सेनापति मरते रहे, राजकुमारों की मृत्यु होती रही, ऐसे दोस्तों युद्ध चलते रहे। तो अब क्या किया जाए, तो दोस्तों इनके बीच में एक संधि कराना हो गया तय कि इनके बीच में जो संधि हो जाएगी तब ये दोस्तों यहाँ पर सही तरीके से शासन कर पाएंगे। अब हुआ क्या दोस्तों, इनके बीच संधि कराए कौन, तो दोस्तों जोधा कुंभा की तो है दादी हंसाबाई, और दोस्तों इनकी क्या है दोस्तों बुआ। जोधा का पिता कौन है, रणमल, रणमल की बहन कौन है, हंसाबाई। तो बुआ, एक तरफ बुआ है और एक तरफ दादी, तो वो करवाएगी इन दोनों के बीच में संधि। और संधि में क्या रखा जाएगा कि ये संधि होगी कब, तो पहले देखते हैं वो 1453 में। अब हुआ इसमें क्या क्या, तो वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं संधि का नाम क्या है। वो संधि का नाम है दोस्तों आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि। दोस्तों हुई क्यों, तो मेवाड़ और मारवाड़ में जो संघर्ष चल रहा था, खूनी संघर्ष, उसको समाप्त करने के लिए आवल बावल की संधि हुई। और होती कब है दोस्तों, 1453 में, जब दोस्तों जोधा ये जो जीत लेगा, जो कहने का मतलब मंडोर का दुर्ग जीत लेगा, तभी दोस्तों ये संधि होगी। खूनी संघर्ष को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। अब हुआ क्या दोस्तों कि ये हुई किनके किनके बीच में, तो राणा कुंभा, राणा कुंभा और दोस्तों राव जोधा, इनके मध्य हुई दोस्तों ये संधि। हुआ क्या दोस्तों, मध्यस्थता कौन करेगी, तो मध्यस्थता है दोस्तों हंसाबाई के द्वारा, मध्यस्थता है दोस्तों हंसाबाई के द्वारा। आगे क्या हुआ दोस्तों, अब इसमें क्या क्या रखा गया कि जिस तरफ जहां तक आंवले के पेड़ हैं वहां तक की सीमा है मेवाड़ की, और दोस्तों जहां बबूल शुरू हो जाते हैं वहां की सीमा है दोस्तों मारवाड़ की। तो ये दोस्तों डिसाइड हो गया कि बबूल वाले क्षेत्र किसके हैं, वो है मारवाड़ के, और आंवला वाला सेक्टर किसका है, वो है मेवाड़ का। तो ये हुआ दोस्तों इस संधि का पहला। उसके अलावा इस संधि में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये माना जाता है कि जब ये सीमा निर्धारित की गई तो उसमें मध्यस्थता किसको लेके की गई, कि मध्यस्थ कौन सा गांव माना जाए। तो इसमें जो मध्यस्थ गांव माना गया वो माना गया पाली में, तो सोजत गांव है जो दोस्तों मेहंदी के लिए फेमस है। तो सोजत गांव को इसमें दोस्तों क्या लिया गया, मध्य में। और वहां से दोस्तों दोनों तरफ डिसाइड किया गया कि जो बबूल के पेड़ है वो और आंवले के पेड़ है वो। इसके अलावा दोस्तों अब जब खूनी संघर्ष समाप्त हो गया और इस संघर्ष को पूर्णतः जड़ से मिटाने के लिए जो हंसाबाई ने तरकीब लगाई वो लगाई कि जो जोधा की पुत्री है, जोधा की पुत्री है दोस्तों श्रृंगार देवी, उस श्रृंगार देवी का विवाह किया जाए कुंभा के पुत्र हैं दोस्तों रायमल उससे। और दोस्तों ये रायमल हैं, इन्हीं के पुत्र होंगे दोस्तों बाद में सांगा। तो कुंभा के पुत्र रायमल से किसका विवाह कर दिया जाए, श्रृंगार देवी का। तो ये हुई दोस्तों आवल बावल की संधि। अभी तो दोस्तों ये केवल मारवाड़ को लेके है। इसके बाद में दोस्तों इनके जो अभियान मिलते हैं जो राणा कुंभा के, वो पढ़ते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों अन्य अभियान। अन्य अभियानों में क्या देखते हैं दोस्तों, इनका जो अभियान देखते हैं वो देखते हैं आबू विजय, कि इनकी जो आबू में विजय हुई उसमें क्या मिलता है। इनका अभियान है आबू विजय,
आबू विजय। इस समय दोस्तों आबू का शासक कौन है और उस क्या कारण रहा कि इन्होंने आबू की ओर अभियान किया। तो दोस्तों आबू का जो शासक है वो है शेषमल। और दोस्तों इस शेषमल ने क्या किया कि मेवाड़ के कुछ गांव थे उन पे अधिकार कर लिया। मेवाड़ी गांव पे अधिकार। अब दोस्तों मेवाड़ी गांवों पे अधिकार कर लिया तो कुंभा ने उनसे गांवों को पुनः मांगा, परंतु इन्होंने गांव देने से मना कर दिया। तो कुंभा ने दोस्तों एक सेनापति है नाहर सिंह डोडिया, नाहर सिंह डोडिया, इस डोडिया के नेतृत्व में दोस्तों सेना भेजी और दोस्तों नाहर सिंह डोडिया उसको हरा देता है और दोस्तों आबू को अपने अधीन कर लेता है। तो नाहर सिंह डोडिया जीत जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ पहला। दूसरा है दोस्तों इनका नागौर विजय। नागौर विजय, नागौर विजय, नागौर विजय के बारे में क्या मिलता है दोस्तों। नागौर का शासक है वो है नासिर खां, नासिर खां। अब दोस्तों नासिर खां को नहीं हराने जाएंगे, नासिर खां को हराने जाएंगे दोस्तों कुंभा। पहले तो नागौर आना कैसे हुआ दोस्तों। नागौर में नासिर खां जब शासक बना तो इन्हीं का भाई है दोस्तों शम्स खां। ये शम्स खां जाता है दोस्तों कि कुंभा के पास और कुंभा से मांगता है ये मदद। तो मदद किससे मांगता है दोस्तों, कुंभा से, कि मुझे शासक बना दो, मैं आपको कर देता रहूंगा आधा कुछ सब कुछ, ये बोलता है। तो कुंभा जाते हैं, शम्स खां दोनों मिलकर जाते हैं और नासिर खां को हरा देते हैं। इस नासिर खां को हरा दिया। अब दोस्तों हरा दिया वो ठीक है, और शासक कौन बन गए, शम्स खां। तो शम्स खां क्या बन गया दोस्तों, शासक। अब जब कुंभा ने जब इसके वादे के अनुसार इनको कर देने की मांग की तो कुंभा ने कर मांगा तो शम्स खां ने उससे देने से इनकार कर दिया। तो इनकार कर दिया तो बाद में दोस्तों कुंभा ने इन पे पुनः आक्रमण किया। तो कुंभा का पुनः आक्रमण हुआ नागौर पर, और पुनः आक्रमण होने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, शम्स खां को कुंभा ने हरा दिया और शम्स खां यहाँ से भागकर कहाँ चला गया, शम्स खां भागकर चला गया गुजरात में, और गुजरात चला गया शम्स खां। और अधिकार किसका हो गया दोस्तों, कुंभा का अधिकार हो गया नागौर पर। अब दोस्तों गुजरात चला गया कौन, शम्स खां। अब गुजरात की विजय दोस्तों, एक सीरियल से चल रहा सारा कार्यक्रम, तो गुजरात विजय। गुजरात में इस समय जो शासक है वो है दोस्तों कुतुबुद्दीन खां। कुतुबुद्दीन खां का क्या मिलता है कि कुतुबुद्दीन खां के पास गया कौन, शम्स खां। और शम्स खां के पास कुतुबुद्दीन खां के पास जाकर शम्स खां ने कहा कि मुझे ऐसे प्रकार हुआ और हम मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे। तो कुतुबुद्दीन खां के साथ कौन मिल गया, शम्स खां। और दोनों ने मिलकर कहाँ पे आक्रमण किया दोस्तों, मेवाड़ पर। अब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो कुंभा ने इनको हरा दिया। तो कुंभा ने मेवाड़ पर आक्रमण करने पर हरा दिया, मेवाड़ पर आक्रमण करने पर हरा दिया। इनको दोस्तों दोनों की सेनाओं को एक साथ हरा दिया। दोस्तों नागौर का शम्स खां जब कुंभा के पास मदद के लिए आता है तब वो ये भी कहता है कि मैं इनको आपको कर दूंगा। और दोस्तों कुंभा इनको कहते हैं कि भाई तू नागौर के जो दुर्ग है उसकी मरम्मत नहीं कराएगा। तो दोस्तों बाद में जब शम्स खां शासक बन जाता है तो वो इनको कहता है कि वो दोस्तों नागौर के दुर्ग की मरम्मत भी करवाता है और दोस्तों इनको कर देने से मना करता है। बाद में दोस्तों कुंभा इस पे पुनः आक्रमण करते हैं। दोस्तों मैं ये बताना भूल गया था कि इन्होंने नागौर के जो दुर्ग के लिए शर्त रखी थी कुंभा ने, वो क्या थी, सॉरी दोस्तों। इसके बाद में गुजरात में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन खां के पास शम्स खां चला जाता है और बाद में दोस्तों दोनों मिलकर हमला करते हैं मेवाड़ पर। तो परंतु मेवाड़ में कुंभा इनको हरा देते हैं। अब दोस्तों कुंभा की है मांडू या मालवा विजय। मांडू या इसको क्या कहा जाता है, मालवा विजय। मालवा विजय इसमें क्या हुआ दोस्तों कि दोस्तों जो मांडू का इस बार जो शासक है वो है महमूद खिलजी प्रथम। शासक कौन है दोस्तों, महमूद खिलजी प्रथम। हुआ क्या दोस्तों कि मांडू या मालवा पर आक्रमण करने का कारण क्या रहा दोस्तों। पहला कारण तो ये रहा कि महमूद खिलजी दोस्तों मेवाड़ पर बार बार आक्रमण करता रहता था। एक तो कारण रहा मेवाड़ पर आक्रमण, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या कारण मिलता है दोस्तों, हमने देखा था कि मोकल की हत्या हुई और मोकल की हत्या होने पर दोस्तों जो चाचा और मेरा था उनका वध तो कर दिया था किसने, रणमल ने। परंतु हुआ क्या दोस्तों, महपा पंवार और एक्का उसमें शामिल थे जब इनकी हत्या हुई। तो महपा पंवार और एक्का कहाँ आ गए थे भागकर दोस्तों, मैंने बताया था मांडू में। तो एक्का इनको शरण किसने दे रखी थी, महमूद खिलजी प्रथम ने। और शरण दे रखी थी जब कुंभा ने इनकी मांग की तो महमूद खिलजी ने इनको देने से मना कर दिया। अब देने से मना कर दिया तो कुंभा ने इन पे
आक्रमण किया और कुंभा ने दोस्तों इन पे आक्रमण करके दोस्तों इनको हराया। अब हराया उससे उस समय क्या हुआ दोस्तों, एक युद्ध होता है, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है दोस्तों सारंगपुर का युद्ध। और ये दोस्तों सारंगपुर का जो युद्ध है ये कब होता है, 1437 में ये युद्ध होता है। 1437 में 4 साल बाद दोस्तों ये युद्ध हो जाता है कुंभा के शासक बनने से। अब सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, ये हुआ दोस्तों कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य, महमूद खिलजी प्रथम के मध्य, और कुंभा इसमें जीत जाते हैं। अब कुंभा इसमें जीतते हैं, जीत के दोस्तों महमूद खिलजी को पकड़ लेते हैं और पकड़ के दोस्तों बंदी बना देते हैं और बंदी बनाकर दोस्तों 6 महीने तक कैद में रखते हैं। कहाँ पर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 6 महीने तक कैद कर देते हैं। क्या परिणाम निकले दोस्तों इसके, कि 6 माह तक कैद, 6 माह तक कैद। कौन है दोस्तों, महमूद खिलजी प्रथम, और कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। एक तो हुआ ये। दूसरा क्या हुआ, इस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों राणा कुंभा क्या करेंगे, जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाएंगे। जो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है विजय स्तंभ, 9 मंजिला इमारत, वो विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाएंगे दोस्तों, राणा कुंभा। दोस्तों हम जब इनका स्थापत्य में देखेंगे तो विजय स्तंभ की स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा बना हुआ है, क्या है। अब दोस्तों 6 माह तक कैद रखने के बाद दोस्तों राणा कुंभा इनको छोड़ देंगे और पुनः गलती ना करने के लिए कहेंगे। परंतु हुआ क्या दोस्तों, खून में ही पुनः गलती करने की योजना थी। तो दोस्तों महमूद खिलजी जाते हैं, पुनः जाते हैं महमूद खिलजी, और महमूद खिलजी जाकर इस बार संधि करेंगे दोस्तों। गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन खां, इस कुतुबुद्दीन खां को भी हराया था महमूद खिलजी कुंभा ने, तो महमूद खिलजी को भी हराया था। इन दोनों के बीच में होती है एक संधि, और इस संधि का नाम है दोस्तों चांपानेर की संधि, चांपानेर की संधि। और ये होती है दोस्तों 1456 में। ये चांपानेर की संधि कौन कौन करते हैं, महमूद खिलजी प्रथम और दोस्तों कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन है दोस्तों, केवल कुतुबुद्दीन प्रथम नहीं है, कुतुबुद्दीन। ये दोस्तों संधि करेंगे, और ये किस लिए करेंगे, कुंभा के विरुद्ध, कुंभा के विरुद्ध दोस्तों, क्योंकि दोनों को किसने हराया, कुंभा ने। कुंभा के विरुद्ध दोस्तों संधि करेंगे। अब कुंभा के विरुद्ध संधि करेंगे और दोस्तों दोनों सेनाएं लेके आएंगे, परंतु दोनों की संयुक्त सेना को कौन हराएंगे, वो हराएंगे कुंभा जी। कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेना को हराया, दोनों की सेनाओं को हरा दिया। तो दोस्तों दोनों की योजना असफल हो गई। अब दोनों की सेनाओं को हरा भी दिया है किसने, कुंभा ने। तो इस प्रकार दोस्तों कुंभा ने जो तलवार के दम पे जो जो किया वो एक बार पुनः देख लेते हैं। इनके आबू विजय में शेषमहल है, उन नार सिंह डोडिया को बेचते हैं कुंभा, और उसके बाद में नार सिंह डोडिया शेषमहल को अपने अधीन कर लेता है। बाद में क्या हुआ दोस्तों, नागौर विजय, नागौर विजय में शम्स का, नासिर का शासक रहता है, शम्स का उन्हें मदद मांगता है कुंभा से, परंतु कुंभा कहते हैं तुम अपने किले की मरम्मत नहीं कराओगे और मुझे कर दोगे। तो शम्स का बाद में शम्स का और कुंभा दोनों मिलकर नासिर खां को हरा देते हैं। शम्स का शासक बनने के बाद वो नागौर किले का जो मरम्मत है वो भी करवाएगा और बाद में कर देने से मना कर देगा। तो आक्रमण करेंगे कुंभा, बाद में गुजरात भाग जाएगा शम्स खां, शम्स का गुजरात भाग जाएगा, गुजरात के कुतुबुद्दीन खां से संधि करेगा। शम्स खां और कुतुबुद्दीन खां दोनों कुंभा पर आक्रमण करेंगे, परंतु कुंभा उनको विफल कर देगा। उसके बाद में दोस्तों मांडू में अधिकार करने के पीछे 2 कारण है। मेवाड़ पे आक्रमण करता रहेगा दोस्तों, मालवा या मांडू का सुल्तान है महमूद खिलजी प्रथम वो। उसके अलावा दोस्तों मेपापुआर एक जो मोकल की हत्या में शामिल रहते हैं उनको मांग करेगा कुंभा, परंतु देने से मना कर देगा महमूद खिलजी। उसके बाद में सारंगपुर का युद्ध होगा 1437 में। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य होगा और कुंभा इसमें जीत जाएंगे। उसके बाद 6 माह तक कैद करेंगे किसको, महमूद खिलजी प्रथम को, और विजय स्तंभ का निर्माण कराएंगे। स्थापत्य कला में दोस्तों हम विजय स्तंभ के बारे में देखेंगे, इसकी तीसरी मंजिल पे क्या है, 9 मंजिला में क्या है, कितनी सीढ़ियां हैं, आदि सब कुछ। उसके बाद चांपानेर की संधि होती है महमूद खिलजी प्रथम की 6 माह की कैद के बाद। महमूद खिलजी जब वहां लौटते हैं मालवा, उसके बाद में इनके मध्य संधि होती है कुतुबुद्दीन खां और महमूद खिलजी प्रथम की। उसमें कुंभा के विरुद्ध संधि होती है कि दोनों की संयुक्त सेनाएं कुंभा के लिए विरुद्ध जाएगी, परंतु कुंभा के दोनों की संयुक्त सेनाओं को हरा देते हैं। तो दोस्तों ये हुआ कुंभा का जो तलवार के दम पे या कटार वाला कार्य है वो। उसके अलावा दोस्तों इसका स्थापत्य और साहित्य में जो योगदान मिलता है वो पढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को दोस्तों सब्सक्राइब करें।